शुरू करने के पहले मैं दर्शकों को, श्रोताओं को बता दूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम लास्ट के जो 15 मिनट है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। हाँ। सर, 2 मिनट, शायद कुछ स्क्रीन में इशू है। मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ सर। ओके ओके, नो इशू नो इशू। 68 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और 100 तक की सीमा है हमें। पुणे से राजेंद्र कोहली भी आए हुए हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओके, आर यू रेडी सर? तेजस जी, आप आपको खुद को अनम्यूट करिए प्लीज। तेजस जी। यस तेजस। हेलो। हाँ यस तेजस, हाँ। यस। या। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आपने की अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। और शायद मैं भी जो आज बात कर सकूं, उससे शायद किसी के लाइफ में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाए, तो मेरे को लगेगा कि मैंने जो भी आपको बताया है वो फ्रूटफुल रहेगा। या। या 100%, 100%। अ, अ, सर, मतलब फ्रेंड्स, मैंने ये जो इंडस्ट्री है 2012 में ज्वाइन की है। और मतलब 2012 सितंबर से स्टार्ट किया था। और लकीली 2013 में आपको पता होगा कि सभी प्लान्स के चेंजेस आए थे। तो एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म वो टाइम पे प्लान क्लोजर के हिसाब से मिल गया था। और उसके वजह से फर्स्ट ईयर सीओटी कंप्लीट किया। और उसके बाद कंटिन्यूस और 3 साल तक सीओटी किया। सीओटी करते वक्त लगता था कि टीओटी तो बहुत बड़ी बात है, कब टीओटी करूंगा करके। तो उसके बाद फिफ्थ ईयर एजेंसी में फर्स्ट टाइम टीओटी हुआ। और उसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ ईयर वापस टीओटी क्वालिफाई हुआ। फ्रैंकली ये जो जर्नी थी सीओ मतलब सीओटी टीओटी वगैरह, वो इतनी इजी नहीं थी। मेरे करियर में आज तक मुझे एक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला है जिसने ये जान के मुझे पॉलिसी दी है कि मैं सीओटी या टीओटी हूँ। उनके लिए मैं सीओटी होना या टीओटी होना मतलब कोई मायने नहीं रखता है। आलू ये आज लगता है लगता है। आज मैं जो भी मुकाम पे हूँ और जिस भी जगह पे हूँ, उसकी क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाती है, मेरे फैमिली मेंबर्स को जाती है, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे स्टाफ, ये उनकी बदौलत से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर डीके मेहता जी, 100% मैं कहूँगा जो ये मेरा बिजनेस का ग्रोथ है वो उनके वजह से ही है। उनका गाइडेंस, उनका टाइम टाइम पे मोटिवेशन देना बहुत ही यूजफुल रहता है। मैं अपने डीओ से रेगुलर टच में रहता हूँ।
ऑलमोस्ट दिन में एक बार उनसे बात हो जाती है, वीक में एक दो बार उनसे मीटिंग हो जाती है। कोई भी बड़ा छोटा प्रॉब्लम हो, वन स्टॉप सोल्यूशन मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है। मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि आप भी आपके डीओ के कांटेक्ट में रहिए और उनके साथ आपके प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए और उनका सोल्यूशन 100% वो देंगे। आप ये मत सोचिए कि डीओ मतलब डीओ क्या करेंगे, वो क्या हेल्प कर सकते हैं। उनका जो विजन है वो विजन हमारा नहीं हो सकता है। हमको आज का दिखता है, उनको आज से 2-3 साल के बाद का चीज भी दिखता है। तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा कि आप उनके कांटेक्ट में रहिए। मैं अपनी थोड़ी वर्किंग पैटर्न के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। मैं दिन में 12 घंटा काम करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। सुबह पण अरे लागतं नाही असं दाबू नको ना, लांबून खेळ. सुबह 8:30 बस पागल झाला. मैं सुबह अप्रोक्सीमेटली 8:30 बजे घर से निकल जाता हूँ और रात को घर पे आने को 9 साढ़े 9 बजते हैं। तेजस जी, तेजस जी, तेजस जी, आप म्यूट हो गए हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। राइट सर, सॉरी। ओके फाइन। मेरी वर्किंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं दिन में 12 से 13 घंटा काम करता हूँ और मेरी जो पर्सनल ऑफिस है उसमें मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए ही जाता हूँ। बाकी का जो भी काम है मेरे स्टाफ संभाल लेते हैं। मेरे पास आज की तारीख में 6 लोगों का स्टाफ है और मेरा बैक ऑफिस और सर्विसिंग का काम वही सब स्टाफ संभालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्विसिंग काम के लिए नहीं जाता हूँ। जहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, पर्सनली ब्रांचेस में विजिट करना होगा तो वो सभी काम भी मैं ही करता हूँ। तो 100% स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मगर डेलीगेशन ऑफ वर्क किया हुआ है कि जो काम मुझे करना है मैं करता हूँ, जो काम स्टाफ को करना है वो मेरे स्टाफ करते हैं। बाकी के पूरा टाइम मेरा जो मैक्सिमम स्पेंड होता है वो मार्केटिंग के लिए ही होता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन में 2 से 3 नए क्लाइंट्स या तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मिलूं। साल में अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों से मिलता हूँ और 1000 लोगों में से मेरा स्ट्राइक रेट जो है वो 2 या 3 आउट ऑफ 10 है। तो मतलब 10 लोगों से मिलने से मुझे 2 या 3 पॉलिसियां मिलती है। बाकी 7 लोगों से मुझे ना सुननी आती है। तो ना सुनने में मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे क्लाइंट्स को मिलना है। मेरी एवरेज जो टिकट साइज है। तेजस जी, यस, कोई तो यहाँ पर आवाज कर रहा है। मैं वापस एक बार सबको म्यूट करता हूँ। जस्ट अ मिनट। राइट सर। सर अरुणा सॅलियन म्हणून कोण आहे? एक मिनिट हा बघतो, जस्ट अ मिनिट। मैं सबको एक बार म्यूट करता हूँ। हाँ, अभी आप अनम्यूट करें खुद को। यस सर। हाँ ठीक है, ओके स्टार्ट। मतलब मेरा स्ट्राइक रेट अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 है आउट ऑफ 10 और मेरी एवरेज टिकट साइज 80,000 से लेके 1 लाख रुपए की है। मैं 1000-2000 रुपया महीने भरने वाले क्लाइंट्स के पास भी रेगुलरली जाता हूँ। अगर वो आज मुझे कोई फोन करके बोले कि मुझे महीने का 1000 रुपया बचाना है और आप पनवेल आ जाओ, तो मैं पनवेल जाने को भी रेडी हूँ और वो नहीं सोचता हूँ कि मैं गया तो उसको पॉलिसी लेनी ही चाहिए। मेरा काम है उसको मिलना और उसको सर्विस देना और उसको सजेशंस देना। प्लानिंग करना नहीं करना वो उसके हाथ पे है। एक्सपेंसेस की बात करें तो मेरे मतलब स्टाफ का जो सैलरी वगैरह है वो महीने का 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा है और मैं इसको एक्सपेंसेस नहीं समझता हूँ। ये मेरे लिए मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। दिवाली के टाइम में लास्ट जब से मैंने एजेंसी स्टार्ट की है, हर साल मेरे सभी क्लाइंट्स को एक दिवाली का गिफ्ट जाता है मेरे तरफ से। अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 मेरे क्लाइंट्स हैं। हर एक को अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 रुपए का अब तक एवरी क्लाइंट को गिफ्ट जाता है। मतलब साल का 3 से 4 लाख रुपया मेरा सिर्फ गिफ्टिंग के पीछे जाता है। बहुत लोग को ऐसा लगता होगा कि 3 से 4 लाख रुपया खर्चा करना मतलब ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। फ्रैंकली बात करूं तो ये जो 3 से 4 लाख रुपए का जो मैं खर्चा करता हूं, उसके पीछे मुझे उसी 2-3 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए का कमीशन आता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इन्वेस्टमेंट के सामने 4 से 5 गुना रिटर्न आ रहा है।
मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसने मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं ली है, मगर लास्ट 3-4 साल से मैं उनको गिफ्ट भेज रहा हूँ। रिसेंटली ये दिवाली में जो क्लाइंट को मैं लास्ट 3-4 साल से गिफ्ट भेज रहा था, उसने मेरे पास से 5 लाख रुपए का अभी प्रीमियम लिया, नॉन सिंगल प्रीमियम। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैंने उसके पीछे 2,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 4 साल में, और रिटर्न की बात करूं तो मुझे 1.5 लाख रुपए का कमीशन वो क्लाइंट से आया। तो आप ये मत सोचिए कि अगर जो बिजनेस में आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट या खर्चा कर रहे हो तो वो एक खर्चा है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है। डायरीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हजार रुपए की दिवाली मतलब जो अपनी डायरीज आती है LIC की, वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और सर्विसिंग के पर्सपेक्टिव में आज की तारीख में मैं 10,000 पॉलिसीज की सर्विसिंग दे रहा हूँ क्लाइंट्स को। उसमें से 150 फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने मेरे पास से एक भी पॉलिसी नहीं ली है, फिर भी उसको सेम ट्रीटमेंट मिलती है एज इफ के वो मेरा क्लाइंट है। रेगुलर प्रीमियम के रिमाइंडर्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप्स उनको रेगुलरली जाते रहते हैं। तो उसको एटलीस्ट वो माइंड में है कि ये जो बंदा है, अगर उसने मुझे इतनी सर्विस दी है तो एटलीस्ट वो प्रोफेशनल आदमी है। अगर उसने मुझे पॉलिसी भी नहीं दी है, फिर भी मेरे को वो इतनी सर्विस दे रहा है, मतलब अगर 2-3 साल के बाद जब भी उसका कुछ मूड बनेगा पॉलिसी लेने का, तो वो एटलीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस अपने को देगा कि भाई ये बंदा बराबर है, इससे काम करने के मतलब कर सकते हैं हम लोग। कोई भी क्लाइंट को अगर जो मिलता हूँ तो मैं उसको सीधे प्लानिंग नहीं देता हूँ, पहले समझता हूँ कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो पहले देखता हूँ। पोर्टफोलियो स्टडी करने के बाद ही मैं उसको नया प्लानिंग देता हूँ। अगर क्लाइंट ने मुझे उसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज 6 महीने तक नहीं दी है तो मैं उसको 6 महीने तक कोई नया प्लानिंग नहीं देता हूँ। और उसको एटलीस्ट ये भी फीलिंग आती है कि ये प्रोफेशनल एजेंट है, इसको सिर्फ पॉलिसी बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ। अगर ये लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में मैंने 3 ऑलमोस्ट फुल टाइम ट्रेनिंग्स की है, जो मतलब 10-12 सेशंस की ट्रेनिंग है और दिन में 2-2, 3-3 घंटे तक चलती है। और वो ट्रेनिंग अटेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो एक ट्रेनिंग की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू है। वो गोल फाइंडिंग करके एक एक्टिविटी है और वो बहुत ही इफेक्टिव टूल है। वो गोल फाइंडिंग की जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से लास्ट 1 महीने में मैंने 30 से 40 नए लोगों से बात की है और आज के तारीख में कोई बिजनेस नहीं आया है, मगर आई एम वेरी होपफुल कि वो एक्टिविटी करने से 100% बिजनेस आएगा। मतलब मेरा बोलना ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग अटेंड मत करो, ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, मगर वो ट्रेनिंग में से इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ नॉलेज बढ़ती है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। मैं मेरे सभी क्लाइंट्स को उनके बर्थडे के दिन पर्सनली विश करता हूँ। अगर वो घर में उनकी वाइफ है तो मॉर्निंग के टाइम पे फोन करके उनके वाइफ से भी बात करता हूँ, तो एटलीस्ट उसके वाइफ को भी लगता है कि अपना जो इंश्योरेंस का एजेंट है वो पर्सनली फोन कर रहा है मुझे विश करने के लिए, तो उसका भी एडवांटेजेस मिलता है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत बार लाइफ में ऐसा भी आता है कि ऑफिस जाता हूँ, आज मैं किससे मिलूँ, प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, क्लाइंट्स अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, TOT हूँ सुन के ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट सामने से फोन करते हैं। देयर आर चांसेस वेयर क्लाइंट्स पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे क्लाइंट अपना नंबर देख के फोन नहीं उठाता है, अपने को इग्नोर करता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे DO मेरे को ने बताया है कि जो इग्नोरेंस हो रहा है ना वो मेरे नाम से या मेरे लिए नहीं है, वो मेरे प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं। तो मुझे गिल्टी फील नहीं करना है कि यार कोई क्लाइंट फोन नहीं उठा है, इग्नोर कर रहा है। मैं बहुत बार दूसरे के फोन से क्लाइंट्स को फोन करता हूँ। आप समझते होंगे कि मैं दूसरे के फोन से क्यों फोन करता हूँ खुद का नंबर होने के बावजूद। तो वो हिसाब से वो एटलीस्ट क्लाइंट फोन उठा के अपनी बात सुनता है। तो मतलब आज के तारीख में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिस्ट है जो मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, ये साल नहीं तो अगले साल ये मेरा क्लाइंट बनना चाहिए। मैं व्हाट्सएप में ना गुड मॉर्निंग का किसी को मैसेज भेजता हूँ, ना गुड नाइट का मैसेज भेजता हूँ। मेरा जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है
वो अप्रोक्सीमेटली 3,000 लोगों का है। तो मेरा महीने 2 महीने में एक आध मैसेज जाता है, ना बर्थडे का विश जाता है कि ना फेस्टिवल हैप्पी दिवाली ना हैप्पी न्यू ईयर, कोई भी मैसेजेस नहीं जाता है। कभी कभार कोई एकदम अच्छा जोक लगता है तो वो शेयर करता हूँ, कोई अच्छा प्रोवर्ब है तो शेयर करता हूँ, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो शेयर करता हूँ। अदरवाइज मैं किसी को ब्रॉडकास्ट या कोई मैसेजेस नहीं भेजता हूँ। अभी अगर लॉकडाउन की बात करें, जो लॉकडाउन आप फेस कर रहे हो वो सेम लॉकडाउन मैं भी फेस कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने जो एक्टिविटीज की है वो उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 फैमिलीज है। तो लॉकडाउन में ऑलमोस्ट वो 1200-1300 फैमिलीज में से मैंने 900 से 1000 फैमिली से पर्सनली बात की हुई है। बिजनेस के बारे में जरा भी बात नहीं की है। आपकी फैमिली कैसी है, आपका काम कैसे चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। और उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो उनको बताता हूँ कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसमें से आपको कितना लोन मिल सकता है और उसको कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन होता है। अगर आप डेटाकॉम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ ही करते रहेंगे, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्टार्ट निकलता है। तो मैंने लॉकडाउन में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे उनका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्टार्ट और प्रीमियम कैलेंडर शेयर किया हुआ है। अब पर्सनली मिलने जाना या पर्सनली उनको फाइल देना वो पॉसिबल नहीं है, और उनको मैसेज में यही डालता हूँ कि सर मैंने आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का डिटेल भेजा हुआ है, उसको एक बार डिस्कस करने के लिए आप एक टाइम दीजिए, तो वो टाइम पे हम बात करेंगे। तो उस बहाने क्लाइंट भी सोचता है कि यार ये प्रोफेशनल आदमी है, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी अपनी सर्विसेज छोड़ नहीं रहा है, प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है। रिमाइंडर्स क्लाइंट्स को रेगुलरली जाते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। प्रीमियम कलेक्शन का काम भी स्टाफ कर रहा है, फील्ड पे भी होता है, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। तो ये हिसाब से हमने ये सभी काम किए हुए हैं। लॉकडाउन में फैमिली को भी टाइम दिया है, नई नई जो चीज़ें लग रही थी कि मुझे सीखनी चाहिए वो भी सीख रहा हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरा खुद की वेबसाइट का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, एप्लीकेशन खुद की बनाने का वो काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर्स नए नए सीख रहा हूँ। तो मतलब ये जो लॉकडाउन है वो वेस्ट नहीं है, और होपफुली लगता है कि ये साल भी 100% टीओटी तो होगा। टीओटी के टारगेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 70% टारगेट टीओटी का 80% टारगेट हो गया है। बाकी का टारगेट भी 4 महीने में हो जाएगा। दिवाली में जनरली क्या होता है कि मैं जो गिफ्टिंग एक्टिविटी करता हूँ, और गिफ्टिंग एक्टिविटी मैं पर्सनली देने जाता हूँ। दिवाली के 20 दिन के पहले मैं क्लाइंट्स को दिवाली की गिफ्ट देना जाना शुरू करता हूँ, और उनसे सिर्फ गिफ्ट देता हूँ, और उस टाइम बिजनेस की कोई बात नहीं करता हूँ। दिवाली के बाद जब उनके पास जाता हूँ तो उनके दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि भाई मेरे घर पे कोई गिफ्ट नहीं भेजता है, मगर मेरा LIC एजेंट कोई भी साल छोड़ता नहीं है गिफ्ट भेजना, तो उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए हमेशा रहता है। तो मेरे को मैक्सिमम मेरा जो टीओटी होता है उसका जो बिजनेस है 50% जनवरी से लेके सितंबर तक होता है, और बाकी का 50% अक्टूबर से लेके दिसंबर तक होता है। तो आप समझ सकते हो कि गिफ्टिंग का मुझे कितना फायदा होता है। तो आप धंधे में इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, ये खर्चा मत समझिए, ये मुझे आपसे कहना है। सर्विसिंग के लिए बोलिए तो मतलब क्लाइंट्स को परफेक्ट सर्विस देनी, टाइम टू टाइम सर्विस देनी, ये अपना जॉब है। वो डेथ क्लेम हो कि मैच्योरिटी का क्लेम हो, मेरे स्टाफ से उनको रेगुलरली इंटीमेशन जाता है। मैच्योरिटी का पैसा आने के बाद उनको कंफर्मेशन का भी कॉल जाता है कि सर आपको मैच्योरिटी मिल गई है, बताइए, एक बार बैंक में चेक कीजिए। तो मतलब क्लाइंट को लगता है कि प्रोफेशनल आदमी है, इससे काम करना चाहिए। एज ऑफ नाउ मतलब बोलने के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको कोई मुझसे जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तेजस जी, आप पहले Yes, sir. पहले शेयर ब्रोकर थे, एम आई राइट? यस सर। वहाँ से LIC में एकदम यू टर्न जो लिया, या 180 डिग्री चेंज जो आया, हाउ इट इज, कैसे आया? सर आप जानते हैं कि 2008 में मार्केट में बड़ा फॉल आया था। हम्म। तो 2008 से लेके 2012 तक मेरी जो स्टॉक मार्केट की इनकम थी, ऐसा लगता था कि घर का खर्चा भी नहीं लगेगा, अच्छा। मतलब निकलेगा नहीं। ओके। तो सोचा कि अगर हम फाइनेंस के फील्ड में हैं तो उससे कुछ रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं।
तो लाइफ इंश्योरेंस में आना वाज नॉट बाय चॉइस बट इट वाज बाय चांस, और लकीली उसका एडवांटेज बहुत अच्छा मिला कि बिजनेस अच्छी तरह से सेट हो गया। ओके, तो आप जो शेयर्स का काम करते थे उसका फायदा इधर यहाँ पर कितना हो रहा है आपको? ज्यादा नहीं है सर, मतलब 10% 20% समझ सकते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको बाकी स्ट्रगल 80% यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ा आपको, 100% सर। तो फिर तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि शेयर्स में लोग सामने से आते हैं, यहाँ पर हाँ, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये स्ट्रगल का सामना आपने यस कैसे सर। किया? सर एजेंसी सितंबर में स्टार्ट की, सितंबर से लेकर दिसंबर तक मैं 50 लोगों से मिला था, 50 में से सिर्फ 3 लोगों ने पॉलिसी ली थी। ओके। और एजेंसी लेते वक्त तो ऐसे लग रहा था कि इतने सारे दोस्त लोग हैं, पहचान वाले हैं, तो काम हो ही जाएगा। हम्म। फिर पता चला कि लोग दोस्ती नहीं देखते हैं, उसको प्रोफेशनल एजेंट की जरूरत है, उनको ऐसा आदमी चाहिए जो लॉन्ग टर्म टिकेगा। हम्म। तो धीरे धीरे जब लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि बस ये लंबी रेस का घोड़ा है, इससे सिर्फ टाइम पास के लिए स्टार्ट नहीं किया है। हम्म। इनिशियली सर्विसिंग से ही काम चालू किया सर, मतलब हम्म। किसी के पास जाके सीधी पॉलिसी कैनवस नहीं की है। हम्म। उनको पहले पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स मांगी है, उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्टार्ट बना के दिया है, हम्म। उनको समझाया है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो कितने का है, आपने अभी तक कितना प्रीमियम भरा हुआ है, आपकी पॉलिसीज कभी मैच्योर होगी, हम्म। वो सब डिटेल देने के बाद फिर उनको नया प्लानिंग दिया है। हम्म। फिर तो आप मतलब सीधा सीधा बिजनेस नहीं मिला है। ओके, हाँ वही हम लोग मतलब जहाँ से आपका एंट्री और ये सब समझ में आ रहा है, सीओटी वगैरह आपका, तो ऐसा मतलब कि भाई ये शेयर ब्रोकर था करके इसको बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स आराम से मिले होंगे, नहीं नहीं, ऐसा सभी लोगों को लगता है। इसके लिए मैंने ये सवाल आपको जानबूझ के पूछा। राइट, नहीं नहीं सर, मतलब मैं बोलूँ सर, मेरे जो रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव, उसने 1 साल तक मेरे से पॉलिसी नहीं ली, अच्छा। और 1 साल तक मेरे से सिर्फ सर्विस ही ली। और सर्विस प्रॉपर होने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आया तो उसने मुझसे 20 लाख रुपए का नॉन सिंगल प्रीमियम की पॉलिसीज उसकी फैमिली की ली। अच्छा। मगर 1 साल तक उसकी पॉलिसीज बंद थी, तो उसकी सब पॉलिसीज चालू करवाई, सब एकदम रूटीन करवाया, प्रीमियम कलेक्शन का काम किया, और उसको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई ये प्रॉपर आदमी है, अब इससे हम काम कर सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि आजकल ये शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उछाल जो दिखाई दे रहा है लॉकडाउन में, राइट, जहाँ तक फाइनेंशियल क्राइसिस है और यहाँ पर उछाल दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये इसको आप एज ए शेयर ब्रोकर आप क्या हम नसीहत देंगे हमारे लोगों को? नहीं, अभी अभी जो ये मार्केट है ना आज के तारीख में, वो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है। मतलब पैसा आ रहा है और उसके वजह से बाजार में तेजी है। हम्म। हाँ, मतलब आपको नहीं समझना है कि सब नॉर्मल हो गया है, अब मार्केट ऐसे ही चलेगा। अच्छा। हाँ, और सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसको मैं किसी कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता हूँ स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट की। अच्छा। उनको वही बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, मगर आपका 30% जो सेविंग है वो डेट इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, ओके। और बाकी का 70% आपको इक्विटी में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, प्रॉपर्टी में डालना है, जिसमें डालना है डालिए। ओके। बाकी 30% आप डेट में डालिए। अच्छा। मतलब नेगेटिव बात नहीं करनी है कि स्टॉक मार्केट तो ऐसा है, म्यूचुअल फंड वाले उल्लू बनाते हैं, इतना रिटर्न आता नहीं है। मैं हम्म। उनको सामने से बोलता हूँ कि हर महीना मेरा 40,000 रुपये SIP में जाता है। हम्म। तो उसको लगता है कि ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा, या मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहा है। ओके। हाँ, जैसे हाँ, हाँ, अमित गायकवाड़ सर जी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप एमएफ का काम, म्यूचुअल फंड का काम करते हो क्या? नहीं सर, नहीं करता हूँ। नहीं करते हैं। तो आप अभी आपने जो बोला कि आप सिप में जो लगाते हो पैसा, 40,000 रुपीज़ आपने अभी हाँ, बोला, ठीक हाँ। है, वो आप किसी ब्रोकर के थ्रू लगाते हो या आप खुद ही करते हो? क्योंकि नहीं, आपको एक नॉलेज फ्रेंड है। है, नहीं मेरे मतलब एक फ्रेंड है जिसका फुल टाइम काम म्यूचुअल फंड्स का ही है, ओके। और उसका नॉलेज मुझसे बहुत अच्छा है। तो मैं अच्छा। उसके अंडर ही काम कर रहा हूँ, मतलब पर्सनल इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके। ब्रोकर होने के बावजूद भी मैंने उसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके। और एक सवाल है दर्शन जी का कि अभी भी स्टॉक ब्रोकर का काम चालू है क्या? हाँ सर, चालू है आज भी, मगर वो उसमें 100% अभी ध्यान नहीं है। अभी 80% फोकस लाइफ इंश्योरेंस में है और 20% स्टॉक ब्रोकिंग में। ओके। और एक सुधीर जी का सवाल है
कि गोल फाइंडिंग एक्टिविटी आपकी क्या है? गोल फाइंडिंग एक्टिविटी बेसिकली एक कोर्स अभी अटेंड किया था। ये जो कोर्स है ना, इसका फायदा ये है कि क्लाइंट अपने आप सामने से बोलेगा कि मुझे पॉलिसी लेनी है। ओके। उसका बेसिक फंडा ये है कि आपको उससे उसकी जो नीड्स है लॉन्ग टर्म, उसके बारे में पूछना है, और पूछने के बाद उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी उम्र, एक क्लाइंट की उम्र 35 साल की है, तो हम उसको पूछते हैं कि आज से लेके आपके रिटायरमेंट तक आपके और आपके परिवार के क्या क्या सपने हो सकते हैं। ओके। तो वो बताएगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है, मेरे को उसके एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, मुझे उसके मैरिज के लिए पैसे चाहिए, समझो मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो हम उसको पूछे कि भाई आज के तारीख में उसका वैल्यू कितना है। अगर तेरे बच्चे को आज एजुकेशन के लिए तुझे भेजना है, तो आज के तारीख में तेरे को कितने पैसे लगेंगे। तो वो बताता है कि मेरे को 20 लाख रुपया लगेगा। तो हम उसको उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आज तेरे को 20 लाख रुपया लगने वाला है, तो आज से 15 साल के बाद उसकी वैल्यू 50 लाख रुपया हो जाएगी। तो उसके लिए तुझे आज के तारीख में हर महीने 25,000 रुपया बचाने की जरूरत है। अगर तू 25,000 हर महीना बचाएगा, तो तेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए जो तूने सोचा है वो पैसा तेरे को मिल जाएगा। तो वो नीड बेस्ड सेलिंग हो गई। उसको, वो क्लाइंट को उसकी जरूरतों का एहसास करवाना है। ओके। ओके। उसकी इनकम कितनी है, उसका खर्चा कितना है, उसके पास आज के तारीख में डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, वो सब जानने के बाद हम उसको सजेस्ट करेंगे कि बॉस तेरे को हर महीना 1.5 लाख रुपया बचाने की जरूरत है। उसमें से आज के तारीख में तू 50,000 बचा सकता है, तो तू 50,000 का आज प्लानिंग कर। फिर 1-2 साल के बाद अगर तेरी इनकम बढ़ती है, तो तू बाकी का प्लानिंग कर। तो 110% क्लाइंट सामने से बोलेगा कि दोस्त तू बता कि मैं किधर पैसा डालूं। बराबर है सर। हाँ, बहुत और सारे ये एक्टिविटी, बहुत सारे सवाल है इसमें, और हम लोग वापस जुड़ जाएंगे। एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ ताकि उसका जवाब आप जो नेक्स्ट अपना सेशन है उसमें दे दोगे। सर यहाँ पर एक सवाल है कि क्लाइंट डाटा आप कैसे मेंटेन करना चाहिए, और मैंने अभी जनवरी 2000 में एजेंसी ली है, ऐसा एक सवाल है। और दूसरा एक है सर, आपको जब रिलेटिव से पॉलिसी नहीं मिली तो आपने कौन सा डाटा के ऊपर काम किया, और स्टॉक मार्केट और LIC का फ़र्क, ये भी एक है। ठीक है सर। मैं सभी लोगों को गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को वापस ज्वाइन करना है, रीज्वाइन करना है। सेम आईडी, सेम पासवर्ड। ओके, सेम आईडी एंड सेम पासवर्ड। वी विल एंड दिस सेशन। ओके। ओके।